सवाल इंडिया का में बड़ा सवाल है। हम जिम खोलना चाहते हैं, रेस्तरां खोलना चाहते हैं, मॉल भी खोलना चाहते हैं, लेकिन हम स्कूल कब खोलेंगे? इसको लेकर हम अपनी कोई योजना अब तक बना पाए हैं या नहीं बना पाए हैं? जो एक सर्वे आया है उसमें अभिभावक डरे हुए अब भी नजर आते हैं। 48% पेरेंट्स का मानना है कि जब तक बच्चों को वैक्सीन ना लगे वो स्कूल भेजने को राजी नहीं हैं। और दूसरा एक और ये जो सर्वे का पहलू है वो ये है कि 361 जिलों में 32,000 पेरेंट्स के बीच में ये सर्वे किया गया है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में स्कूल खोलने को लेकर योजनाएं बन रही हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में तो इसके कई स्तर का प्लान बन चुका है और स्कूल खुल भी रहे हैं। तो क्या, बड़ा सवाल है, तो क्या हम स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं? और अगर हैं तो क्या हम दूसरे देशों से कुछ सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं? हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हैं। जानरेज हैं, अर्थशास्त्री हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बड़े मसलों पर ये लगातार अपनी सवाल उठाते रहे हैं। प्रोफेसर ओम दमानी हैं, IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। सबसे पहले जहां आपके पास आ रहा हूं मैं, आप लोगों को क्यों लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द हमें स्कूल खोलना चाहिए? हमारे साथ अशोक अग्रवाल भी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं ये पेरेंट्स एसोसिएशन के। तो सबसे पहले जहां आपके पास आ रहा हूं, आप लोगों को क्यों लगता है कि सरकारों पर दबाव होना चाहिए कि स्कूल जल्द से जल्द खुलें? देखिए, हमको लगता है कि 16 महीने से स्कूल बंद है। ये गरीब बच्चों का एक बड़ा अन्याय है, क्योंकि गरीब बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई एक फिक्शन है, हो नहीं रहा है। उनके घर में स्मार्टफोन नहीं है, और स्मार्टफोन अगर है भी तो कई बार उपलब्ध नहीं है, या टावर नहीं है, या पैसे नहीं है डेटा के लिए। और अगर डेटा भी है तो इनका गाइडेंस के लिए कोई नहीं है, इनका समझाने के लिए कोई नहीं है कि मतलब ऑनलाइन पढ़ाई कैसी हो रही है। उदाहरण के लिए, कल हम लोग झारखंड के छोटे गांव का सर्वे किए हैं, जो दलित आदिवासी गांव है। उस गांव में केवल एक ही बच्चा मिला है, वो भी क्लास 7 का बच्चा, जो ऑनलाइन पढ़ता है। बाकी बच्चे अभी पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि टीचर के पास कोई गाइडलाइन नहीं है ऑफलाइन चिल्ड्रन के लिए। ऑफलाइन बच्चों को पूरा छोड़ दिया गया। इसका नतीजा क्या है कि 36 बच्चे में से 30 बच्चे थे जो एक शब्द भी नहीं पढ़ पाते थे। तो जो भी थोड़ा मोड़ा वो बच्चे पहले सीखे थे वो भी भूल गए हैं। ये बड़ा अन्याय है, और हमको याद रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक। बिल्कुल ये, और ये एक बड़ी खाई को भी पैदा करेगा इस बात। और जो लोग ड्रॉप आउट होते हैं वो दोबारा कभी भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। ये भी एक जी, जहां आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम अशोक जी स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉर्मल क्लास तुरंत हो जाए। अगर भीड़ से बचना है तो ये कम करने का कुछ ना कुछ सेफगार्ड होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, अगर प्राथमिक स्कूल है जिसमें 5 कक्षे हैं, तो मंडे टू फ्राइडे अलग अलग दिन में एक एक कक्षा लिया जा सकता है, तो भीड़ नहीं रहेगी। तो सेफगार्ड जरूर चाहिए। लेकिन अगर आप स्कूल पूरा बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं कि टीचर ऑफलाइन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता है। ये हो ही नहीं सकता है। टीचर हमेशा कुछ ना कुछ तो कर सकता है। पहली बात कि टीचर तो गांव में रहें, लोगों के बीच में रहें। बिल्कुल, ये इनको बिल्कुल। और जो लोग बिल्कुल जो लोग शहरों में हैं वो तो बिल्कुल। अशोक जी, आप अभिभावकों के जो बड़े संघ हैं, जैसे कि आप हैं, आप जो बड़े शहर के पढ़े लिखे और पैसे वाले अभिभावक हैं, उनके दबाव में भी सरकारें हैं, जिसकी वजह से स्कूल खोलने को लेकर सरकारें डर रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो मध्यम वर्ग के अभिभावक हैं वो सरकारों पर ज्यादा दबाव बनाए हुए हैं। क्या ये मैं बात सही कह रहा हूं कि सरकारें डरी हुई हैं, इस वजह से स्कूल नहीं खोल पा रही हैं? स्कूल तो खुलने चाहिए। आपसे था मेरा ये सवाल। स्कूल तो कोई वजह नहीं है ना खोलने की। अशोक जी, अगर आपको मेरी जी मैं बोलूं? अभी देखिए, आउटलुक ने एक रिपोर्ट क्या है, 107 कंट्रीज के अंदर स्कूल खुल गए हैं। वो ठीक है, वो वहां क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्रेडिट सिस्टम है या शिफ्ट सिस्टम है, वो अलग बात है, लेकिन 107 कंट्रीज में खुले हैं। दूसरा ये कि आज हमारे देश में भी सिचुएशन काफी नॉर्मल हो गई। दिल्ली अगर ले लीजिए आप, तो बहुत नॉर्मल है इस टाइम, और 15-16 महीने से बच्चे स्कूल के सिस्टम से बाहर है।
मैं पिछले 4 हफ्ते के अंदर हर एक संडे को एक नई बस्ती के अंदर गया हूं दिल्ली की, और मैंने वहां बच्चों से और पेरेंट्स से पूछा है कि भाई तुम स्कूल जाना चाहते हो? कहने लगे हाँ हम जाना चाहते हैं। पेरेंट्स भी फेडअप हो गए हैं, बच्चे भी फेडअप हो गए हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये यहाँ भी तो डोलते रहते हैं। तो उससे ये असेसमेंट होता है कि जो स्कूल है वो बहुत सेफ प्लेस है इन कंपैरिजन टू द होम। इसलिए अब सवाल यह है कि सरकार की प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि सरकार कोशिश ये कर रही है कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट पे शिफ्ट कर दे। ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। तो सरकार को अपनी प्रिपेयर्डनेस करनी चाहिए, अपने आप ये डिसीजन लेना चाहिए। जब आपने लॉकडाउन किया था या स्कूल बंद किए थे तो क्या जनता से आपने विचार लिया था? तो जब नहीं लिया था तो खोलने में आप क्यों फंसा रहे हो उनको? है बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि राइट टाइम है, हमें स्कूल खोलने चाहिए। और चाइल्ड लेबर बढ़ गई है देश के अंदर, ड्रॉप आउट्स बढ़ गए हैं, एनरोलमेंट कम हो गई है, ये जो डैमेजेस हुए हमें कितना ड्रॉप आउट करनी पड़ेगी, सबसे बड़ी चिंता है। जी अशोक जी, बिल्कुल ड्रॉप आउट बहुत बड़ी चिंता है, और ड्रॉप आउट से मैं एक बार फंसने वाला बच्चा वापस नहीं आ पाता है। प्रोफेसर ओम दमानी साहब, आप लोग लगातार दबाव बना रहे हैं, राज्यों को लिख रहे हैं कि किस तरीके से ये चीजें होनी चाहिए। हम पूरी दुनिया से इस समय क्या सीख सकते हैं? पूरी दुनिया किस तरीके से हमको सिखा सकती है कि स्कूल खोलिए, कि जैसे कि दूसरे देशों में खोले जा रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुरक्षित न रहें। उसके पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो आपने जो सर्वे किया, ये सर्वे कहां पे किया मुझे नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र में 2.5 लाख लोगों का सर्वे हुआ, जिसमें 83%, 83% पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं स्कूल। और ये अखबारों में भी आया, महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सर्वे किया, किसी एनजीओ ने नहीं। खास बात है ये सर्वे मराठी में हुआ था, इंग्लिश और मराठी दोनों में। तो यदि आप जिस सर्वे की बात कर रहे हैं, अगर वो रीजनल लैंग्वेजेस में हुआ और किस तरह से हुआ, ये मतलब सिर्फ इंटरनेट पे हुआ है कि एक्चुअली सड़क पे रह के हुआ। हम में से कुछ लोगों ने सड़क पे, आईआईटी के बाहर सड़क पे खड़े रह के आने जाने वाले लोगों का भी सर्वे किया, और हमारा यही अनुभव था कि 90% लोग, क्योंकि आम आदमी जो सड़क पे चल रहा है, जो गाड़ी में घूम रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है, वो अपने बच्चे को भेजना चाहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सर्वे का डेटा है आपका उल्टा है थोड़ा, जो आप बोल रहे थे 20-21% लोग भेजना चाहते हैं और बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है। और समाज के 80% लोगों के पास तो कोई विकल्प ही नहीं, उनको तो बड़ों को भी वैक्सीन नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चों के वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब रहा सवाल जो आपने प्रश्न पूछा कि भाई बाकी देशों से हम क्या शिक्षा लेते हैं, तो सबसे पहले तो बाकी देशों में जो अब तक स्कूल खुले और उसका जो एक्सपीरियंस रहा, वो हमारे लिए सबसे पहली शिक्षा है। तो एक जो सर्वे हुआ अमेरिका और इंग्लैंड में और यूरोप में पूरे लगभग 20 करोड़ बच्चों का, कि कोरोना में कितने बच्चे प्रभावित हुए, और वहां भी ये आया कि कोरोना से होने वाले जो बच्चों की डेथ, उसके कंपैरिजन में जो अनइंटेंशनल डेथ है, ऐसे ही खेलते हुए जो बच्चों का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो 20 गुना ज्यादा है। और हमारे अपने सर्किल में भी यही है, आप भी लोगों को जानते हैं जिनका जो कोरोना से, मैं भी जानता हूं, लेकिन ये सारे वयस्क है। हम में से कोई भी आदमी बताए कि हम कितने बच्चों को जानते हैं जो हॉस्पिटलाइज हुए, क्या किसी की दुर्भाग्य से डेथ हुई, जबकि हम में से हर व्यक्ति दुर्भाग्यवश बहुत एडल्ट्स को जानता है। तो अनुभव सारी दुनिया से यही हमें सीखना है कि स्कूल काफी सेफली खुले हैं, कई देशों में बंद ही नहीं हुए। स्वीडन में 0 डेथ है, वहां प्राइमरी स्कूल थ्रू आउट खुले रहे। फ्रांस में, पुर्तगाल में, नीदरलैंड में स्कूल पूरे समय खुले रहे। इसलिए सावधानी तो चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 1/5 स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि जो अभी बात हुई और जो अशोक जी ने भी कही कि घर में जो खतरा, जो बाकी समाज में बच्चों का एक्सपोजर हो रहा है, उस एक्सपोजर के तुलना में स्कूल में ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। ये हमें सारी दुनिया से सीखने मिलता है, बल्कि कम है ये। और सीरो सर्वे ये भी दिखा रहे कि ज्यादातर लोगों का एक्सपोजर हो चुका। बिल्कुल। अब वक्त की थोड़ी सी कमी है, जहां आपके पास मैं आ रहा हूं। ये जो सवाल उठा रहे हैं, दमानी साहब भी उठा रहे हैं और अशोक जी भी उठा रहे हैं, कि सरकारें दरअसल हाथ धो लेना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप स्कूल खोलने जाएंगे और अगर कुछ गड़बड़ होती है, कोरोना क्योंकि वैक्सीन नहीं है आपके पास, आप शिक्षा कर्मियों को आपने प्राथमिकता पे नहीं रखा है। क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारे मुल्कों में आर्म फोर्सेस और मेडिकल के बाद, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में काम करने के बाद सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्राथमिकता एजुकेशन को मिली है, शिक्षा को मिली है, शिक्षा कर्मियों को मिली है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार चूंकि लाचार है, इस वजह से वो स्कूल के क्षेत्र में नहीं घुसना चाहती है? मुझे लगता है कि जो शिक्षा नीति है ये पूरा मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए है।
मध्यम वर्ग के बच्चे और गरीब परिवार के बच्चे में एक बड़ा फर्क ये है कि मध्यम वर्ग का बच्चा अगर स्कूल नहीं जाता है तो सुरक्षित है, क्योंकि अपने घर में रहता है, वहां ज्यादा भीड़ नहीं है और माँ बाप थोड़ा समझदार है, उनको समझ आ रहा है कि कोरोना क्या है, इससे कैसे बचना है। तो पहले बात सुरक्षित है और दूसरा ऑनलाइन पढ़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए पूरा शिक्षा नीति ऑनलाइन पर अभी निर्भर है। लेकिन गरीब बच्चा अगर स्कूल नहीं जा रहा है तो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो पूरा गांव में घूम रहा है, वहां भी भीड़ है, कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क कोई नहीं पहनता है और कोरोना की जानकारी लोगों के बहुत कम है। बिल्कुल। और दूसरा ऑनलाइन नहीं पढ़ पाता है। तो ये जो पूरा मध्यम वर्ग ओरिएंटेड शिक्षा ऑनलाइन नहीं पढ़ पाता है ये बिल्कुल। और ये बिल्कुल जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया प्रोफेसर दमानी, आपका भी शुक्रिया। एक जो बड़ी बात है, बड़ा सवाल है, वो ये भी है कि गरीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार जो है वो शिक्षा है, और कोरोना काल में जो सबसे बड़ा हथियार है वो गरीबों के हाथ से छीना जा रहा है, या सरकारें उसको लेकर असंवेदनशील हैं, जिसकी वजह से ऐसे हालात बन रहे हैं कि गरीब जो बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। और एक बार प्राथमिक शिक्षा से अगर गरीब बच्चे दूर हुए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से गरीबी के दुष्चक्र में हमेशा हमेशा के लिए फंसे रहेंगे। तो एक जो हथियार है वो बच्चों के पास हमेशा मौजूद रहना चाहिए, वो है शिक्षा का अधिकार।